गुड मॉर्निंग बचवा। फंडामेंटल क्लास में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अब जो स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का क्लास 2, जो 9th का साइंस का एक टॉपिक है। तो क्लास 1 में हम लोगों ने मैटर का 5 स्टेट्स के बारे में जाना था और समझा था। अब जो जानने वाले हैं कि जो भी स्टेट्स में मैटर अपने आप को अंडर नेचुरल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर में रखे हुए हैं, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? अगर चेंज करेंगे तो जो मैटर का पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या होने वाला है जब चेंज होंगे वो, और ये चेंज हम कैसे कर सकते हैं? तो अब जो हम पिछले क्लास में कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको हम फिर से यहाँ रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही वह 3 प्रॉपर्टी है जो हमको हर चीज को एक्सप्लेनेशन करके देगा, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और है तो यह बहुत ही आसान। अब जब हम ये जाने थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, तो उनका पहला प्रॉपर्टी था कि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलेक्यूलर स्पेस होंगे। अब ये कंटिन्यूअस मूविंग करते रहेंगे, जिससे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप हो जाएगा, और जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब जब हमने ये 3 प्रॉपर्टी जाना था, तो जो भी अब यहाँ 3 मेन स्टेट्स की बात करेंगे, जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस है, तो उसमें कैसे कैसे ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब तुम जानते हो सॉलिड का जो इंटर मोलिकुलर स्पेस काफी कम होता है, निग्लिजिबल, और उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब ट्रैफिक ज्यादा होगा, यानी कि लोग एक दूसरे से सटे होंगे, इनका मॉलिक्यूल काफी एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इनका मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत ही कम होने वाला है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, यह जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर का जो डिस्टेंस होंगे। तो जब इनका पार्टिकल्स काफी सटे हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि एकदम से इनके पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड के रिस्पेक्ट में इनका पार्टिकल्स थोड़ा सा हटे होते हैं, ऑफ कोर्स इनके बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस तो ज्यादा होता है, लेकिन उस स्पेस के अंदर गैस जो है अपना डेरा जमा के बैठे होते हैं, राइट। फिर भी जो हम स्पेस की बात करेंगे तो ज्यादा है, तो इनका काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड ज्यादा होंगे, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा स्पेसिंग में हो गया है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो कम होगा। अब सेम एनालिसिस तुम कर सकते हो गैस पे, इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। तो जब ट्रैफिक जो है क्लियर है, तो स्पीड जो काइनेटिक एनर्जी होगा ज्यादा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो कम हो जाएंगे। तो अब कैसे हम इनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ये 3 कैरेक्टर को समझने के बाद सिंपल बात है कि जब हमको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, तो इनका स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा। वो संभव तब होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो स्पेसिंग बढ़ेंगे, और काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ने ही वाले हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन हम लाएं। सॉलिड स्टेट्स को अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज करना चाहेंगे, तो क्या उनके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उनका पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनका वाइब्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा,
तो अपना स्पेस बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जबकि उनका स्पेस, लिक्विड का स्पेस जो होता है वहां तक पहुंच जाएंगे और उस समय वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड में। सेम प्रोसेस अगर हमको लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो गैसियस स्टेट वाला जो भी है उसका इंटरमॉलिक्यूल का स्पेस ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेंगे, तो हमारा लिक्विड को बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ताकि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ सके और उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ सके। और एक समय ऐसा आएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों गैसियस स्टेट के बराबर होंगे, तो वो अब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। सेम वे जैसा हमने एनर्जी दिया था, तो गैस स्टेट से हम लिक्विड में लाना चाहते हैं तो एनर्जी को विड्रॉ करना पड़ेगा गैस से, कूल करके हम कर सकते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह लिक्विड का जो स्पेसिंग है उसको अख्तियार यानी उस तक पहुंच जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, और सेम प्रोसेस लिक्विड का स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। अब एक फेमिलियर स्टेट्स है वाटर का, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो वाटर लिक्विड में होता है, लेकिन वह है सॉलिड में कब होता है, जब उसका टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी कि जो एनर्जी उसको हम घटा देंगे, तो तुम्हारे फ्रिज में या फिश मार्केट में देखे होंगे, और जब उनको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होता है तो ये तो इवेपोरेशन हॉट टेम्परेचर पे होता रहता है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का जो वाटर वेपर है हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे, लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो अब जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आइस जो हम बात किए थे कि एक सबों का जाना पहचाना 3 स्टेट्स वाला वाटर, तो आइस को जो तुम्हारा सामने दिख रहा है लेबोरेटरी सेटअप है, उसको एक बीकर में रखेंगे और उसके अंदर एक थर्मोमीटर और ग्लास स्टाइलर जो होता है लेबोरेटरी में उसको रखेंगे, और उसको हम ट्रीपॉट पे रखेंगे और बर्नर नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई करने के लिए है, जैसा कि तुम देख रहे हो थर्मोमीटर को स्टैंड से हमने लटका के रख दिया है। तो जब हम हीट सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे आइस को, तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। एक समय ऐसा आएगा जब टेम्परेचर रुक जाएगा, तुम्हें आश्चर्य होगा भाई टेम्परेचर रुका क्यों, हम तो हीट सप्लाई करता जा रहा हूं। तो टेम्परेचर तब तक रुका रहेगा जब तक कि पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, और तब तक तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2-3 टर्म्स है जिसको हम समझना चाहेंगे कि चलो तुमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, सॉरी हीट देना स्टार्ट किया और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, और जब टेम्परेचर रुक गया तो तुम जानना चाहोगे टेम्परेचर रुका क्यों, हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो वो हीट जो है सॉलिड यूज कर ले रहा है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो लिक्विड में अपने आप को कन्वर्ट करता चला जाए। तो उस स्टेज में तुम्हारे पास उस टेम्परेचर में 2 स्टेज वाले दिखेंगे स्पष्ट, एक सॉलिड जो कि पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, और दूसरा लिक्विड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो सॉलिड जो एनर्जी गेन कर लिया, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, स्पेसिंग बढ़ गया, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड वाला जो है पोर्शन यानी कि लिक्विड जो है वाटर, वो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगा सेम टेम्परेचर पे जो सॉलिड में एनर्जी होगा। ये तो नेचुरल सी बातें हैं, मैंने बता दिया। जब टेम्परेचर रुका तो वो हीट, लेटेंट हीट कहेंगे उसको, क्योंकि सॉलिड उसको इस्तेमाल कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, और टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वह पॉइंट
जहां की टेम्परेचर रुक गया उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो ये टर्म समझना आवश्यक है। तो अब जैसा कि हमने तुमको बताया कि जब फ्यूजन स्टार्ट होगा यानी कि सॉलिड कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे लिक्विड में एट मेल्टिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर रुका रहेगा जिसको हम लेटेंट हीट जो सप्लाई कहेंगे उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है मेल्टिंग पॉइंट का? तो हम ये जाने कि उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम ब्रेक किए, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको कितना एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ा, तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास सॉलिड का कितना क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को जो है कंप्लीट मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगाने की आवश्यकता है, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो उस पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर चेंज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहां सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाएगा उस समय 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो आशा करता हूं तुम इसको समझेंगे, बहुत ही सिंपल है, समझना भी बहुत आसान है। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई देखो अब ये तो सॉलिड से लिक्विड आ गया, लिक्विड से सॉलिड करना है तो क्या बातें इसी ढंग की होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर चुके हैं जो कि हमारा फेमिलियर वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस था, तो 0 डिग्री पे टेम्परेचर रुका था जिसको हमने मेल्टिंग पॉइंट कहा था, जहां पे फ्यूजन स्टार्ट हो गया था। और उस समय हमारे पास 2 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, जो एक लिक्विड था जिसने एनर्जी गेन करके अपने आप को काइनेटिक एनर्जी और स्पेसिंग बढ़ा चुका था, तो जाहिर सी बात है उसका एनर्जी जो सॉलिड है, क्योंकि वह तो एनर्जी गेन कर रहा है उससे ज्यादा ही होने वाला है। और ये मेल्टिंग पॉइंट जो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट जितने ही मैटर है सबका एक होगा, सबका अलग अलग होगा, डिपेंड्स करता है उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है जिसको हमको ब्रेक करना है। अगर तुम आयरन की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट 1500 से ऊपर भी चला जाता है। तो ये तो नॉर्मल सा हमारा आइस का था जिसको हम मेल्ट कर रहे थे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273.15 केल्विन कहेंगे। देखो डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन दो टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का एक यूनिट है जो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। यहाँ पे ये जान लो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम चाहते हैं कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में आ गया उसको हम फर्दर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रोसेस वही रहेगा, क्योंकि करेक्टर जो है गैसियस फॉर्म का तुम समझ चुके हो। अब उनके बीच स्पेसिंग ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और उनका अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड से कम है। तो अट्रैक्शन फोर्स पे अटैक करो, कैसे अटैक करोगे? एनर्जी सप्लाई करो इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वही सेटअप होगा तुम्हारा जो लैबोरेटरी में हमने पिछली बार किया था, सिर्फ आइस की जगह वाटर आने वाले हैं, तुमने हीट देना स्टार्ट कर दिया। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाह रहे हो,
थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब तुम्हारा ध्यान थर्मोमीटर के ऊपर है, हीट तो सप्लाई कर रहा है बर्नर, तुम देख रहे हो थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। भाई आ गया एक पॉइंट जहां पे टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। तुम्हारा दिमाग अब सोचना स्टार्ट करेगा कि भाई हीट तो मैं सप्लाई करता जा रहा हूँ, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तुम अब ध्यान लगाओ बीकर में वाटर बॉयल होने स्टार्ट हो गया और वेपराइजेशन तुमको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या, वही बात है कि वैसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड को जब हम हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट यानी रुका रहता है, वो तब तक रुका रहेगा जब तक कंप्लीट लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट को तुम समझ गए। इसका क्या मतलब कि हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे और ज्यादा समझना चाहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे लिक्विड कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है गैसियस स्टेट में एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो हमारा ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हम लिक्विड को उस पॉइंट पे लाने के लिए कितना हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि हमारा लिक्विड स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। अब तो हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी देना पड़ेगा। समझो हमारे पास इतना क्वांटिटी है लिक्विड का, तो उसको हमको बॉइलिंग पॉइंट पे तो पहुंच गया, अब उसके बाद कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो चलो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये कैसे हम डिफाइन करें, एट बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हमको हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। राइट। अब देखो भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते तो उसमें प्लस कर दो 273 यानी 373 केल्विन कह लो या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, जहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है और वहां से बॉयल करता है वाटर और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। राइट। तो हमने अभी तक जो देखा वो था कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। राइट। लेकिन अब जब एक बात और हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि तुम जानते हो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे हमारे पास दो स्टेट्स ऑफ मैटर है, एक तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा स्टिल वाटर है। तो गैसियस स्टेट वाला एनर्जी को गेन करके अपना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लिया, स्पेसिंग बढ़ा लिया, तो ऑफ कोर्स उसके पास जो हीट एनर्जी ज्यादा होगा, वो हमें ज्यादा जलाने वाला है विथ रेस्पेक्ट टू जो वाटर बॉयल कर रहा है। चलो ये नॉर्मल सी बात है। तो अब आगे हम ये जानना चाहेंगे भाई चलो क्या हर मटेरियल पहले सॉलिड से लिक्विड बनेंगे और लिक्विड से गैस बनेंगे, या फिर गैस को हम एनर्जी वापस विड्रॉ किया जो कूल करके संभव है तो लिक्विड बनेंगे, और लिक्विड से वापस एनर्जी विड्रॉ किया जो फिर फर्दर कूल करके संभव है तो सॉलिड बनेंगे। तो मोस्टली तो ऐसा ही कि कुछ कुछ जो है मैटर लिक्विड स्टेट में आना पसंद नहीं करते हैं। मतलब सीधा कि जब हम हीट एनर्जी देंगे तो सॉलिड से सीधा गैसेस में आएंगे, जब हीट एनर्जी जो है विड्रॉ करेंगे जो संभव होगा कूल करने से तो सीधा वो गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। तो अब ये दो ढंग की बातें हुई, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम उस प्रोसेस की बात करने वाले हैं
जहां पे कुछ मैटर जो है लिक्विड स्टेट में आना अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, तो जब उनको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सॉलिड से लिक्विड के लिए, तो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। और जब उनको हम गैसेस स्टेट से एनर्जी वापस लेके यानी कूल करेंगे, तो वो फिर लिक्विड में आना पसंद नहीं करेंगे, सीधा सॉलिड में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहेंगे। तो अब इस कैटेगरी के जो मटेरियल है वो अमोनियम क्लोराइड पहले आते हैं। दूसरे नंबर पर ड्राई आइस यानी CO2 को जब हम कूल करेंगे तो जो कन्वर्ट करेंगे वो लिक्विड में नहीं जाके सीधा सॉलिड आइस जो ड्राई होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। पूजा पे तुम देखते हो कैंफर जिसको हम जलाते हैं, कपूर, तो वो भी अपना कैरेक्टर कुछ ऐसा ही शो करता है। लिक्विड में आना इसको पसंद नहीं, सॉलिड से हम सीधा गैस में जाएंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस ही पसंद करेंगे ये, और गैस से सीधा सॉलिड में आएंगे, डिपॉजिट होंगे। और इसके आगे एक नेफ्थलीन बॉस जो तुम देखते हो तुम्हारी माता जी कपड़ा के अंदर डालती है ठंडा के मौसम में, उसके साथ भी ऐसा है। तो अब हम बात करेंगे, देखो इसको ध्यान लगाओ, समझो कि वह कौन सा प्रोसेस है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसको हम फ्यूजन कहेंगे या मेल्टिंग कहेंगे। ये सब एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, इसको नहीं भूलना है। अगर वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। अगर लिक्विड से गैस में जाएंगे एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसको हम वेपोराइजेशन कहेंगे। रिवर्स प्रोसेस गैस से लिक्विड में होंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। आज जो कुछ ऐसे मैटर है जिनको लिक्विड में कन्वर्ट करना पसंद नहीं है, तो उस प्रोसेस को जो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं विदाउट लिक्विड, उसको सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट लिक्विड तो उसको डिपोजिशन, उस प्रोसेस को कहेंगे। एक और जान लो, याद रखना, शायद आगे पूछेंगे इस क्लास में तो तुम्हारे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। जब गैस जो मोनो एटॉमिक हीलियम या नियॉन गैस है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे या पास कराने की कोशिश करेंगे, तो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, लेकिन वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहेंगे। और प्लाज्मा स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। और प्लाज्मा स्टेट जब इलेक्ट्रिसिटी उनके पास है तब तक है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया तो रिकम्बिनेशन प्रोसेस को थ्रो फिर अपने आप को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने बात किया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होने वाला, जो हम प्रेशर को कम करेंगे या बढ़ाएंगे। तो देखो अप्लाई प्रेशर, जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, जो गैसेस स्टेट में हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस स्टेट का इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिंग काफी ज्यादा है, यानी उनके अंदर वैक्यूम ज्यादा है, तो उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कहां तक चाहो वहां तक कंप्रेस कर सकते हैं, एक नहीं लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो अपने घर में देखे होंगे जो तुम्हारा LPG सिलेंडर है उसके अंदर काफी कंप्रेस होता है, लिक्विड स्टेट में गैस को हम ला देते हैं कंप्रेस करके, ठीक है। और CNG गैस जो आजकल गाड़ियां चलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका नाम ही है। तुम कभी मेला ठेला कहीं जाते होगे तो वहां देखते होगे एक छोटा सा गैस का सिलेंडर लिए हुए आदमी सैकड़ों हजारों बैलून में भर दे रहा है सिलेंडर। तुमको आश्चर्य नहीं होता? आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब साइंस तुम पढ़ रहे हो, जब जान जाओगे कि नहीं भाई ये तो गैसियस फॉर्म को हम कंप्रेस करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी को छोटा सा कंटेनर में कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। तो अब अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस,
ये दोनों अगर हम एक साथ करेंगे, टेम्परेचर तो कम करेंगे और प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, तो गैस को लिक्विफाई कर सकता है। जो हमारा किचन का गैस सिलेंडर, इसको एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लेकिन CO2 गैस जो है, उसका जब हम अप्लाई करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर कम करते हैं, तो डायरेक्टली लिक्विड नहीं, सीधा सा ड्राई आइस बन जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन करता है मैटर का स्टेट कैसा हो, लिक्विड हो या सॉलिड होने वाला है। तो अब आगे हम देखेंगे वेपोराइजेशन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इवेपोरेशन। इसको हम कैसे डिफाइन करें और समझे। यह ऐसा फेनोमेना है जिसमें लिक्विड अपने आप को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करता रहता है। इसके लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। अब तुम कहने वाले हो सर, आप तो हमारा पूरा दिमाग को कंफ्यूज करके रख दिया। पिछले क्लास में नहीं, इसी क्लास में पीछे आपने बहुत बार डिस्कस किया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेपराइजेशन स्टार्ट होता है। अब कह रहे कि नहीं, ये तो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। तो बचवा देखो, ये तो हम साइंस पढ़ते हैं, हम अपने से तो कुछ करते नहीं है। जो नेचर में उसी से समझते हैं, सीखते हैं, और साइंस तो इसी को कहते हैं। तो उस समय वेपराइजेशन था, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इवेपोरेशन। वो कन्वर्जन स्टेट था लिक्विड का गैस में, वो भी होता है। तुम देखे हो, नेचुरल फेनोमेना है, नेचर ने ये सब सिखाया हमको। इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होता रहता है। अब ऐसा नहीं तो तुम्हारा कपड़ा कैसे सूखेगा, उसके लिए थोड़ा ना बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो जाए तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बॉडी मैक्सिमम 41 डिग्री सेंटीग्रेड को ही तो टॉलरेट कर सकता है। तो इवेपोरेशन को समझो, वो वेपराइजेशन था, उसको अपने ढंग से समझना। ये नेचुरल फेनोमेना है जो कि किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है। तभी तो हमारा कपड़ा सूखता रहता है हम जब क्लीन करते हैं वाटर में। तो the phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। ये नेचुरल फेनोमेना है जो अपने आप होता रहता है, और ये हमारा काफी फायदा का हम समझेंगे। तो फैक्टर क्या है जिसको अफेक्ट करेगा इवेपोरेशन, फास्ट होगा या कम होगा? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सही बात है, जब तुम्हारा सरफेस एरिया, तुम कपड़ा सुखाओगे उसको ऐसे ही रख दोगे धूप में भी, तो उसको 2 दिन लगेगा सूखने के लिए। जब उसको फैला दिए, पूरा सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर दिए, तो घंटों में सूख जाएंगे। अब बरसात के दिनों में तुम देखते हो कपड़ा हमारा तो 3 दिन भर में नहीं सूखता है, दूसरे दिन में नहीं सूखता है। लेकिन जब बरसात नहीं है तो 1 घंटे में सूख जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा है, बरसात में भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन उसमें तीसरा कंडीशन आता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी जो है, वाटर वेपर, एक इन्वायरमेंट में जितने भी गैसेस है उनका एक लिमिट अलाउ है। नेचर ने किया है, मैंने नहीं किया है कि इतना रह सकते हो। तो वाटर वेपर भी एक लिमिट में ही रहेंगे, और लिमिट को कम बेसी नेचर खुद करती रहती है। अगर लिमिट के आसपास आ गया वाटर वेपर तो इवेपोरेशन को रोक देगी, स्लो कर देगी नेचर। तो अगर विंड आ गए तो ह्यूमिडिटी को बहा के ले गए, उड़ा के ले गए। तो विंड स्पीड भी हमारा अफेक्ट करता है इवेपोरेशन होने के लिए। तो ये तो समझ गए तुम। अब जो मेन बात है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग।
अरे भाई, ये इवेपोरेशन जहां होता है वहां कूलिंग कैसे हो जाता है? देखो, जो हम बचवा थे ना, बहुत छोटे छोटे बचवा, तो हम लोगों का आम का बगीचा था, गर्मी में आम आता है तो हम लोग जाते थे, प्यास लगती थी, गर्म पानी पीना नहीं पसंद था, तो चूंकि मटका में पानी भर के ले जाते थे और उसका पानी बहुत ठंडा रहता था। देख रहे हो तुम, मटका तुम्हारे सामने है। अब उस समय तो जानकारी नहीं था, इतना ही जानते थे मटका में पानी ठंडा होता है। तो दिमाग जो चलाया वो साइंटिस्ट बन गया। हम लोग दिमाग नहीं चलाए, विद्यार्थी थे, पढ़ लिख के बातों को समझे, और जो दिमाग चलाता है लोगों को समझाता है कि ये इस कारण से होता है, साइंटिस्ट बन जाता है। तो अब ये कैसा होता है? देखो, मटका जो है उसमें तुम पानी रखोगे तो ये रिश्ता है, रिश्ते का मतलब पानी निकलना नहीं होता है, वो सरफेस पे पूरा आता है। तो वो जो वाटर बाहर है, वो बाहर का टेम्परेचर या अंदर वाटर का टेम्परेचर गेन करेगा, और गेन करके वह जो है इवेपोरेट होगा। तो जब टेम्परेचर अंदर का गेन होगा या बाहर का गेन होगा, तो वहां जो सराउंडिंग उसका टेम्परेचर तो डाउन होंगे ना, डाउन होंगे तो जो आसपास की चीजें हैं, मटका के अंदर का पानी, उसका टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन ऐसा करता क्यों है भाई? देखो, जब एक सरफेस जो कि बाहरी सरफेस है वाटर का भी, जो पॉन्ड है या सी है, उसका ऊपर वाला सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है एयर को, तो एयर का जो देखता है भाई इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एकदम मूव कर रहा है इधर से उधर, तो इसको भी लालच होता है कि हम भी इसके जैसा मूविंग स्टार्ट कर दे। ये जोकिंग के लिए करे, तुम लिखना नहीं, लेकिन होता तो कुछ ऐसा ऐसा ही है कि जो टॉप सरफेस वाले हैं, एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो एयर का जो एक्टिविटी है, बिहेवियर है, करेक्टर है, उसको लेना चाहते हैं, तो वो अपने आप को वाटर से डिटेक्ट करना चाहते हैं। वो तब होगा जब वो उस लायक बने, तो टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे उनके आसपास जहां भी होगा, और अपने आप को काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे और उड़ना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन जहां भी होगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी को लेंगे, अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने ही वाला है, तो इसीलिए कूलिंग होता है। तो मटका का पानी क्यों होता है कूल, ये समझ गए। अब कहीं कहीं तुम देखते होगे कि जब जो कंटेनर है जिसमें आइस रखा है, चाहे तुम्हारे गाड़ी के अंदर कभी कभी एसी चलता है, तो वहां पे उसके ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तुम जानते हो हमारे इन्वायरमेंट में चूंकि किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रहा है, तो हमेशा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहेंगे, वाटर जो है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये नेचर का ऐसा सिस्टम है कि एक सबों को एक सा बना के रखना चाहती है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पे रखना चाहती है। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा नहीं, हीट ज्यादा है, उसको वो एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। तो वाटर वेपर का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब किए हुए है। अब कूल, अगर वाटर बर्फ है उसके संपर्क में आया, तो वाटर बर्फ उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस वहां स्टार्ट हो जाएगा, और जहां कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मजबूरन वाटर वेपर को लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर रहना पड़ेगा। ये देख लिए। आगे कुछ और एग्जांपल है जो हम तुमको देना चाहेंगे। तुम जब हम लोग बच्चे थे या अभी भी, गर्मी बहुत आती है, चिलचिलाती धूप में, तो जो ट्री के नीचे बैठना पसंद करते हैं, वहां ठंडा हवा का मौसम होता है। अब हम समझते हैं कि भाई उसका लीफ है जो कि हमको ठंडा करके रखे हुए है, लेकिन अगर वो ठंडा एक दूसरे माध्यम से घर के अंदर हम जाए, या फिर एक शेड बना के, वहां भी तो ठंडा सनलाइट नहीं आ रहा, तो वहां पे ठंडी महसूस नहीं होती है। क्यों? सोचो। ट्री ट्रांसपीरेशन करती है और उसके थ्रू इवेपोरेशन होता रहता है,
तो इवेपोरेशन जहां होगा वो कॉज ऑफ कूलिंग बनेगा, वहां का सराउंडिंग ठंडा रहने ही वाला है। तो इवेपोरेशन का कारण क्या है वो हम समझ गए। अब आगे जो तुम कहे सर आपको तो बहुत ही कंफ्यूज करके रख दिया आपको। बॉइलिंग पॉइंट पे कहते हैं कि वेपोराइजेशन होता है, इधर कहते हैं कि इवेपोरेशन किसी भी पॉइंट पे होता है। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है, तुमको समझना पड़ेगा, दोनों में अंतर भी समझ लो कि बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमेना है, इवेपोरेशन समुद्र के टॉप सरफेस से होगा, लेकिन वहां बॉइलिंग नहीं कर सकते। कितना हीट दोगे तुम, तो एक छोटा सा कंटेनर में हीट करते हो तो पूरा का पूरा जो वाटर है, मटेरियल जिसको हम कहते हैं वाटर नहीं, पूरा एक बॉयल होना स्टार्ट करता है, पूरे के अंदर टेम्परेचर एक होता है, लेकिन पूरे सी को तुम बॉयल नहीं कर सकते। मतलब ये कि बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन whereas evaporation is surface phenomenon। बबल फॉर्म होते हैं बॉइलिंग में, तुम देखते हो कि बबल निकलते रहते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा कोई बबल वगैरह फॉर्म नहीं होता है। तो बॉइलिंग जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन इवेपोरेशन हमारा किसी भी टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट नीचे ही है उसी पे होता रहता है। तो बच्चों यहाँ पे हम अपने क्लास को विराम देंगे और ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो क्लास 9 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है कंप्लीट होता है। आशा करते हो करता हूं कि तुम समझते होगे हमारी बातों के। अगर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कर लो। आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी पास कर देना शेयर करके, क्योंकि तुम्हें गुरु दक्षिणा तो देना है। चलो आज का दिन तुम्हारा शुभ हो और शुभ डे।